फ्रेंड्स, लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है दो लोगों को जो कि रोमांस फरमा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हमारी फीमेल लीड रन आ रही होती है और ये ब्लाइंड है और ये ना यहाँ पर आ रही होती है, कहती है कि हस्बैंड मेरा वाइट कोट कहाँ है, मैं इसे नहीं ढूंढ पा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वो तो किसी और लड़के के साथ बिजी होता है उसका हस्बैंड। जब वो उसके पास जाती है तो वो उसे धक्का दे देता है जिससे उसका दीवार से टकरा जाता है और उसे दिखने लग गया था। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। उसका हस्बैंड हेनरी कहता है कि क्या तुमने इसे दवा नहीं दिया, उसे कैसे दिखने लग गया। जीजी कहती है शायद मैं भूल गई इसे दवा देने के लिए। रैनन कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से देख नहीं पा रही थी, तुम लोग मुझे मेडिसिन दे रहे थे। रैनन कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जीजी कहती है कि मैं वैसे भी तुम्हारी सेवा करते करते थक चुकी थी एक नैनी बनकर। ये अच्छी बात है कि तुम्हें दिखने लग गया है, अब मुझे नाटक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रैनन कहती है कि ये मेरी नैनी नहीं है, इसका मतलब ये तुम्हारी लवर है, तुम मेरी नाक के नीचे ये इतना घिनौना काम करते रहे। हेनरी कहता है कि ये मेरी बेबी की मॉम बनने वाली है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। वो कहते हैं कि छी। हेनरी कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिनों तक रोकने चाहता था लेकिन तुम इतनी लेजी हो कि मैं तुम्हें अपने रास्ते से अब हटा दूंगा। अब तुम हेल में खुशी से रहना। और उसके तरफ आ रहा होता है, पीछे से वो मॉम से टकरा जाती है। रैनन कहती है कि ये मुझे टपकाना चाहता है, मॉम प्लीज़ मुझे बचा लो। उसकी सासू मॉम तो उसे धक्का देती है और कहती है कि अब तुम्हें पता चली गया है तो तुम्हें हेल में जाना चाहिए। ये लोग पूरी फैमिली मिलकर उसके साथ बहुत बुरा करते हैं और उसके एक स्लैब भी चढ़ देते हैं। मॉम कहती है कि तुम एक बेबी को बॉर्न तक नहीं कर सकती, सौभाग्य से मुझे ये जीजी मिल गई। यहाँ पर तो रैनन पुलिस को कॉल करने लगती है। मॉम कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को कॉल करने की। फिर ये लोग एक जगह पर इसे लॉक कर देते हैं जो कि एक आइस रूम होता है। हेनरी कहता है कि इसे हम यहीं पे डाल देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा, सबको हम बता देंगे कि ये ब्लाइंड थी इसलिए एक्सीडेंटली टपक गई और मुझे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी विरासत में मिल जाएगी। और यहाँ पर ये लोग हंसने लगे थे। बाहर से फिर ये लोग चले जाते हैं। यहाँ पर रैनन सोच रही थी कि अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है तो मैं तुम्हारी लाइफ बदतर से भी बदतर बना दूंगी। इतने में ही इसका रिबॉर्न हो जाता है। वो कहती है कि मैं अभी टपकी नहीं हूँ। फिर जब वो अपने फ़ोन में टाइम देखती है तो वो 1 मंथ पहले आ चुकी थी। वो कहती है कि क्या मेरा रिबॉर्न हुआ है। यहाँ पर हेनरी उसकी तरफ मेडिसिन लेकर आ रहा होता है। हेनरी को तो एक पल के लगता है कि ये उसे देख रही है। फिर यहाँ पर रैनन अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा लेती है, कहती है कि मेरी आइज़ में अभी भी बेहतर महसूस नहीं हो रहा है। हेनरी कहता है कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारी कार एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी आइज़ ऐसे हो गई हैं, इसलिए अब ऐसे नहीं देख सकती। जब तुम इस मेडिसिन को पी रही हो तो तुम रिकवर हो सकती हो। वो उसे मेडिसिन दे देता है और वो उसे डाउट ना हो इसलिए वो पी लेती है। फिर कहते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है। हेनरी कहता है कि ठीक है, मैं चलो तुम्हारी हेल्प करता हूँ। रैनन कहती है कि अभी मैं अकेले चली जाऊँगी क्योंकि मुझे आदत डालनी पड़ेगी, मैं जो ब्लाइंड जो ठहरी। वो कहता है ठीक है जाओ। इतने में ही पीछे से आ जाती है जीजी और उसकी मॉम। हेनरी कहता है कि मॉम अपने से क्यों लेकर आया। मॉम कहती है कि आखिरकार इसके पेट में तुम्हारा बेबी है तो मुझे तो लाना ही था। जीजी कहती है कि आज मैंने पूरा दिन तुम्हारी मॉम के साथ खरीदारी में बिताया। और हेनरी के लिपट कर कह रही होती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पर रैनन जो उसने मेडिसिन पी थी सारी वॉमिटिंग कर रही होती है और सोच रही थी कि मुझे गॉड ने दूसरा मौका दिया है तो मैं इसे गवाऊंगी नहीं और इन सबको हेल में भेजूंगी। और यहाँ पर ब्लाइंड होने की एक्टिंग करते हुए आते हुए कहती है कि हस्बैंड यहाँ पर कोई है। यहाँ पर तो हेनरी जीजी के साथ लगा हुआ था। रैनन कहती है कि मुझे ना परफ्यूम की स्मेल आ रही है। हेनरी कहता है कि मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, ये जीजी है, मैंने आपके लिए एक
बेबी सीटर ढूंढ रही है और तुम्हारी नैनी। जीजी कहती है कि हेलो मिस रैन रैन, और जीजी अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मैं जीजी हूँ। रैन रैन तो उसे फुल्ली इग्नोर करते हुए कहती है कि मैं सिर्फ एक सर्वेंट को जानती हूँ, और कहती है कि आज से तुम टॉयलेट साफ़ करोगी, और कहती है कि मुझे नींद आ रही है। और फिर हेनरी कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ा हूँ। वो कहती है कि मैं चली जाऊँगी। यहाँ पर उसके जाने के बाद जीजी कहती है कि तुम नहीं देख रहे हो कि मेरे साथ कैसे बिहेव कर रही है, क्या तुम मुझे इस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हो। वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। हेनरी कहता है कि उसका सारा सामान हमारा है। फिर यहाँ पर ये लोग तो बेडरूम में जाकर शुरू हो गए थे। इतने में ही पीछे से आ जाती है रैन रैन। यहाँ पर तो जानबूझकर रैन रैन उनके ऊपर पोछा वाला कपड़ा मार रही होती है, जोर जोर कहकर उन्हें खूब कूटती है। हेनरी कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। रैन रैन कहती है कि नहीं, यहाँ पर चोर आ गया है। जीजी को भी कुटाई कर दी होती है। रैन रैन कहती है कि तुम दिन में बेडरूम में क्या कर रही हो, मुझे ना कुछ आवाज़ें आ रही थी। हेनरी कहता है कि शायद तुमने चूहा देखा होगा। फिर यहाँ पर तो ये वापस से कूटने लगी थी चूहे के नाम पर। हेनरी कहता है कि तुम मुझे चोट पहुँचा रही हो। वो कहती है कि माफ़ करना, मुझे दिखता नहीं है ना। इतने में ही यहाँ पर आ जाती है मॉम। मॉम कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। रैन कहती है कि मॉम, हेनरी ने कहा है कि यहाँ पर ना चूहे हैं, मैं यहाँ पर अच्छे मोटे चूहों को कूट रही थी। हेनरी की सिस्टर मिनी कहती है कि चलिए पहले मैं आपको बाहर ले जाऊँ, और कहती है कि मैं ब्लाइंड हूँ ना, मुझे दिखता नहीं है, इसलिए मैं हेनरी की हेल्प नहीं कर सकी। फिर वो याद करती है कि इन सभी ने मिलकर उसे कैसे टपका दिया था। फिर वहाँ से रहना जब चली गई होती है तो ये लोग बात कर रहे होते हैं कि मॉम कहती है कि तुम दोनों को केयरफुल रहना होगा, वो ब्लाइंड है, बहरी थोड़ी। जीजी कहती है कि मैं आपके जैन फैमिली के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हूँ, मैं उसकी सेवा क्यों करूँ। और साइड से सारी बातें रैन सुन रही होती है। जीजी कहती है कि उस कार एक्सीडेंट से उसे पहले ही टपक जाना चाहिए था। और यहाँ पर रैन सोच रही होती है कि इन्हीं लोगों की वजह से मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर जीजी कह रही होती है तुम लोग को जो करना है जल्दी करो, नहीं मैं यहाँ से चली जाऊँगी और अपने बेबी को भी अबॉर्ट करवा दूँगी। यहाँ पर ये लोगों की बातें चली रही होती है। इतने में ही रैन से एक पॉट गिर जाता है। रैन तो यहाँ पर एक्टिंग करने लग गई थी। यहाँ पर जीजी कहती है कि क्या बात है मैम, आज ऑस्ट्रेलियाई डिनर खाइए। और यहाँ पर वो उसे फ्रीजर के बारे में बोल रही होती कि चलिए फ्रीजर पास से सामान ले लीजिएगा, कहीं मैं अकेले बंद ना हो जाऊँ। वो आगे आगे जा रही होती है, पीछे से हेनरी और ये लोग सब मिलकर प्लान बना रहे होते हैं कि जैसे वो फ्रीजर में जाएगी तुम फ्रिज को बंद कर देना। पीछे से रैनन कहती है कि तुम पीछे क्या कर रही हो, चलो मुझे रास्ता बताओ। वो कहती है आ रही हूँ। यहाँ पर ये लोग फ्रिज के पास आ गई होती हैं। जीजी कहती है कि तुम अंदर जाओ। यहाँ पर रैनन याद करती है कि इन लोगों ने क्या किया था पास्ट लाइफ में। फिर रैनन कहती है कि तुम पहले जाओ, फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। फिर यहाँ पर जैसे जीजी अंदर जाती है वो बाहर से डोर बंद कर दी होती है और कहती है कि माफ़ करना, मैं गलती से दरवाज़ा बंद कर दी हूँ। और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए किसी को दरवाज़ा खोलने के लिए लेकर आती हूँ। जीजी कहती है कि तुम्हारे बगल से कोई की है, तुम डोर ओपन करो। यहाँ पर तो वो उसकी बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली गई होती है। और अंदर यहाँ पर जीजी चिल्ला रही होती है कि हेल्प मी, मुझे बचाओ कोई। फिर यहाँ पर जब हेनरी आ जाता है तो वो चिल्ला रही होती है। हेनरी तो सोचता है कि ये रैनन है। हेनरी तो खुश हो रहा होता है। यहाँ पर तो ये लोग सभी बातें कर रहे होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टर जीजी इतनी तेज होंगी। यहाँ पर ना रैनन हेनरी को कॉल करती है, कहती है कि मुझे किसी ने बंद कर दिया है, मुझे बाहर निकालो। हेनरी कहता है कि तुम बस मेरे लिए वहीं रुको, मैं आता हूँ। और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, कहता है कि बस 2 मिनट और बचे, उसके बाद जियांग फैमिली का सब कुछ हमारा होगा। और यहाँ पर तो ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ, मेरी शन फैमिली ने आखिरकार इसे कर दिखाया। ये माँ बेटी तो हक वगैरह कर रही होती हैं। फिर रैनन तो वहाँ जाकर उनके बगल से खड़ी हो जाती है, कहती है कि हस्बैंड मैं यहाँ नहीं हूँ तो मैं कहाँ हूँ। वो लोग तो इसे देखकर शॉक हो गए थे। हेनरी कहता है फिर अंदर कौन है। रैनन कहती है कि जीजी मैं बस कीज ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रही थी। मॉम कहती है कि मेरा ग्रैंडसन, जल्दी खोलो और उसे बाहर निकालो।
रैनन जानबूझकर अनजान बनते हुए कहते हैं कि मॉम आपका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि जीजी प्रेग्नेंट है तुम्हारे बेबी को लेकर? हेनरी कहता है कि वाइफी मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हें धोखा थोड़ा ना दूंगा। और यहाँ पर ये लोग बात बना लेते हैं। रैनन कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, ऊपर से वो नैनी का काम कर रही है, उसके लिए कितना मुश्किल काम होगा ये। और कहती है कि मैं केस ढूंढने गई थी लेकिन मुझे ये मिला, और उसमें तो बहुत सारी केस थी, उनमें से तो पता ही नहीं था कि रियल वाली कौन सी की वहाँ पर लगनी है। वहाँ पर तो वो सारी केस लगा लगा कर ट्राई करता है लेकिन कोई सी केस नहीं लगती। अब सिर्फ 30 सेकेंड बच गए थे। रैनन कहती है कि फ्रिज के बगल से एक बटन होगी, उससे फ्रिज ऑफ हो सकती है। फिर वो बटन दबा दिया होता है। फिर वो कहती है कि शायद मैं भूल गई, वो बटन नहीं थी। और टाइम भी निकल गया होता है। अंदर जीजी बेहोश हो गई थी। यहाँ पर तो सभी लोग रैनन को ब्लेम करने लगते हैं, कहते कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने उसे बंद कर दिया है, तुम्हें जेल जाना चाहिए। रैनन कहती है कि नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती। हेनरी कहता है कि अगर तुम किसी को टपकाओगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा ना, एक काम करो तुम कंपनी मुझे सौंप दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके बाहर आने का वेट कर लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर रैनन कहती है कि नहीं हस्बैंड, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे फादर ने बताया था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो सारी मेरी जो संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, दान में चली जाएगी, किसी को नहीं मिलेगी। हेनरी तो यहाँ पर पलट जाता है, कहता है कि वाइफी तुम मेरी वाइफ हो, तुम जेल क्यों जाओगी, चलो हम इस सब का मिलकर हल निकालते हैं। यहाँ पर केवल हम 4 लोग हैं, इसे हम सब मिलकर छुपा लेंगे। रैनन कहती है कि हस्बैंड तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, और कहती है कि हस्बैंड तुम इतने अच्छे क्यों हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना मैं तुम्हें अपना साथ दूँ, तो क्यों ना मैं तुम्हें अपनी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूँ। वो कहता है कि सच में। रैनन कहती है कि मैं वैसे भी ब्लाइंड हूँ और मैं कंपनी को मैनेज भी नहीं कर सकती, और मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुम्हें कंपनी दे दूँ। हेनरी कहता है कि चिंता मत करो वाइफी, अगर कंपनी तुम मुझे दे देती हो तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, जो कुछ हुआ है सब कुछ ठीक हो जाएगा। रैनन कहती है कि तुमने मेरी बहुत केयर की है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। हेनरी तो जानबूझकर कहता है कि मैं अपनी वाइफ की संपत्ति पर लालच कैसे कर सकता हूँ। रैनन कहती है कि मॉम आपको मेरा ख्याल रखना होगा, और मेरा एक सीक्रेट है, मेरे नाम पर कुछ मेल्स हैं, मैं वो सोच रही हूँ कि मैं वकील से कहकर आपके नाम पर ट्रांसफ़र करवा दूँ। उसकी मॉम लालचन कहीं की, वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है मेरी प्यारी डॉटर इन लॉ, हम फैमिली हैं, मैं तुम्हें जेल कैसे जाने दे सकती हूँ। यहाँ पर मिनी कहती है कि सिस्टर इन लॉ मेरा क्या। रैनन कहती है कि मेरे नाम पर अभी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें से कुछ सेट तुम चुन लेना और मैं वो तुम्हारे नाम पर कर दूँगी, ये तुम्हारे लिए डॉरी के तौर पर होगा। यहाँ पर मिनी कहती है कि मुझे भी कंपनी में शेयर चाहिए। यहाँ पर रैनन कहती है ठीक है। फिर यहाँ पर फ्रिज पर आवाज़ आ रही होती है। यहाँ पर मॉम कहती है लगता है लंबे टाइम तक फ्रिज बंद होने के कारण अपने आप ओपन हो गई। यहाँ पर रैनन का हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जब रैनन ऊपर गई थी तो वहाँ पर उसने कह रही होती है कि मैं तुम्हारे जीवन को रिस्क में नहीं डालना चाहती, मैं कानूनी तौर पर तुम्हें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर दूंगी। यहाँ पर वो लोग तो डोर ओपन करने के लिए जा रहे होते हैं। उसे देखकर हेनरी कहता है कि क्या ये अभी जिंदा है या फिर टपक गई। यहाँ पर ये लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो अभी ज़िंदा है। यहाँ पर मिनी कहती है कि इससे पहले हमें सिस्टर इन लॉ ने कितने सारे प्रॉफिट्स देने के बारे में बात की थी, अभी तो ये ज़िंदा है, क्या ये अभी भी मायने रखता है। और रैनन कहती है कि जब जीजी पर सांस आई गई है, मेरे फादर ने मेरे नाम पर जॉम्बी ग्रुप छोड़ दिया था। यहाँ पर तो मॉम सोचती है कि कहीं अपने बात से मुकर न जाए, इसलिए जीजी को टपकाने ही लग गई थी लालच के मारे। यहाँ पर रैनन को तो सब कुछ दिख रहा होता है। फिर वो कहती है कि आपको उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। यहाँ पर जीजी मॉम को धक्का देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पिंच करने की। इससे पहले जीजी कुछ और बोल पाती, हेनरी उसका मुंह पकड़ लेता है और मॉम कहती है कि जाओ जल्दी जीजी को रूम में ले जाओ आराम करने के लिए। यहाँ पर तो वो लोग उसका मुंह पकड़ कर ले जाते हैं और यायो यहाँ पर हंस रही थी। बाद में रैनन यहाँ पर किसी को कॉल करती है और कहती है कि
मुझे तुरंत एक कंपनी ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट इमिडिएटली तैयार करके दो। तो सामने वाला पर्सन कहता है कि क्या ये वही है जो जियांग ने तुम्हारे लिए छोड़ा है? तुमने डिसाइड कर लिया? कहती है लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक काम और करवाना है। यहाँ पर जुआन कहता है कि बस मुझे बताओ। फिर ये लोग जो बात करते हैं वो अभी हमें नहीं बताया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जीजी कहती है कि मैंने उस बिच को टपकाई दी थी बस। यहाँ पर जीजी कहती है मैंने उस बिच को टपकाई दी थी बस। हेंजी कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? जीजी कहती है कि उसने मुझे भी बस टपकाई दिया था। हेंजी कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहो। रैनन ने मुझसे कंपनी देने का प्रॉमिस किया है। वो कहती है कि क्या? हेंजी कहता है कि तुम्हारी बेली में जो बेबी है होने के कारण वह शायद लाभ कम मिल सकता है। जीजी कहती है कि मुझे भी 10,000 कॉम्पेशन चाहिए। हेंजी कहता है कि तो बहुत ज़्यादा है। वो कहती है कि क्या तुमने कभी सोचा है अगर रैनन को मैं इस बेबी के बारे में बता दूँ तो फिर वो तुम्हें एक पैनी भी नहीं देगी। वहाँ पर तो रैनन आ जाती है और कहती है कि मॉम ये सब मेरी गलती है जिसकी वजह से तुम इतनी ज़्यादा फ्रिज में चली गई। मैं होप करती हूँ कि तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगी। यहाँ पर जीजी कहती है अच्छे बनते हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम थोड़ा केयरलेस थी। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आई हूँ और कहती है ये लो और तुम जल्दी से गर्म हो जाओ। और गर्म पानी तो उसके फेस पे ही डाल दी थी और कहती है ओ आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे ब्लाइंड होना मैं इसलिए दिक्कत हो जाती है। और कहती है नैनी क्या तुम ठीक हो? जीजी कहती है कि चली जाओ यहाँ से। यहाँ पर तो हेंजी उसे रोकता है और कहता है ये तुमसे माफ़ी मांगेगी। वो कहती है कि मैं माफ़ी मांगूंगी। हेंजी कहता है कि जल्दी करो। वो कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। बाद में यहाँ पर जीजी कहती है कि गॉड मदर ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने की इजाज़त नहीं दी है। रात के खाने के बाद मैं तुम्हें खाना बनाऊंगी और तुम्हें खाना चखाऊंगी। यहाँ पर रैनन कहती है कि मैं एक प्रेग्नेंट लेडी को अपनी देखभाल करने के लिए कैसे कह सकती हूँ। जीजी कहती है कि डोंट वरी मैं तुम्हारी अच्छी केयर करूँगी। और बनाते हुए कहती है कि ये अब तक की सबसे पॉइजनस चीज़ है। साइड से रैनन सब कुछ देख रही होती है। जीजी कहती है उसको तो वॉमिटिंग और दस्त लग जाएंगे। यहाँ पर जीजी उसके पास ले आई होती है एक बाउल में। यहाँ पर रैनन खुद भी थी, उससे पहले ही उसे पिला दी होती है। कहती है कि तुमने खाना बनाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है इसलिए पहले तुम्हें पीना चाहिए। वो तो पीते ही बेहोश हो गई थी। यहाँ पर फिर हेंजी और उसकी पूरी पलटन आ गई होती है। रैनन उसके पास जाकर कहती है कि यहाँ पर जीजी ने ना एक मशरूम सूप बनाया था, उसे पीने के बाद वो खुद बेहोश हो गई, जाकर देखो। यहाँ पर तो जीजी को जब होश आ गया होता है वहाँ पर उसे सभी लोग गोश्त जैसे दिख रहे थे, इसलिए वो मॉम और उसकी सिस्टर लोगों को बहुत ज़्यादा कूटती है। हेंजी उसे पकड़ लिया होता है, वो हेंजी को भी कूटती है। मीनी तो यहाँ पर भाग रही होती है चिल्लाकर, फिर वो उससे भी कूटती है। ये सीन तो काफ़ी ज़्यादा फनी था। साइड पे रैनन तमाशा देखते हुए हंस रही होती है, फिर आकर जीजी के सिर पर एक पोट धर देती है। यहाँ पर तो जीजी बेहोश हो गई थी। रैनन कहती है कि मुझे अब याद आया, उसने ना मुझे ना एक मशरूम सूप बनाया था लेकिन मैंने उसे पिला दिया था थोड़ा सा। आई थिंक वो मशरूम पॉइजनिंग था। बाद में जब जीजी को होश आ जाता है, हेंजी कहते हैं कि अब मुझे सब कुछ बताओ, क्या चल रहा थी, तुम्हारा करने का क्या मतलब था। जीजी कहती है कि तुम मुझे ब्लेम मत दो, ठीक है। वो कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पूरी जियांग फैमिली मेरी है। यहाँ पर तो जीजी को वॉमिट सा लग रहा होता है। वो कहती है कि जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हेंजी कहता है कि मेरी मॉम ने मना किया है इंजेक्शन लगाने के लिए तुम्हें, इससे तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे पर असर पड़ेगा। जीजी कहती है कि तुम्हारी मॉम पगला गई है क्या। हेंजी कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ज़बान संभाल कर बात करो। उस सूप को पीने के बाद जो तुमने कांड किया है और सबको कूटा है इतना ज़्यादा, मेरी मॉम तो अभी तक सीधी खड़ी नहीं हो पा रही है और मेरी सिस्टर वो तो ढंग का चल तक नहीं पा रही है। जीजी कहती है कि मेरे सिर पे पीछे से दर्द हो रहा है। हेंजी कहता है कि पीछे तुम्हारे रैनन ने मारा था, अगर वो तुम्हें नहीं मारती तो तुम तो हमें पीट कर टपका ही डालती। यहाँ पर तो जीजी को डाउट हो रहा होता है और वो याद करती है कि किस तरह उसने उसको सूप पिला दिया था और कह रही थी कि मुझे लगता है कि पहले तुम्हें पीना चाहिए। जीजी कहती है कि मुझे ना डाउट हो रहा है, लगता है रैनन देख सकती है।
हेनरी कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। उसे मैं रोज मेडिसिन देता हूँ और वो उसे पीते हुए भी देखता हूँ, और वैसे भी अगर वो देख सकती तो सबसे पहले वो मुझे ही बताती। जीजी कहती है कि क्या हो अगर उसे पता हो कि हम उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, वो ब्लाइंड है कि नहीं, हमें पहले देखना होगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों रैनन के साथ किसी प्लेस पर जा रहे होते हैं। रैनन कहती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जीजी कहती है कि मैंने सुना है कि तुम जब से बीमार हो गई हो तब से घर में ही रह रही हो, तुम कहीं भी बाहर नहीं आई, इसलिए हम तुम्हें सैर पर ले जा रहे हैं बाहर। रैनन कहती है खुश होते हुए, रियली, सच में मैं कहीं भी बाहर अभी तक नहीं गई हूँ। सामने तो एक बड़ा सा पुल होता है। जीजी कहती है कि मैं अपने थोड़ा सा लेसेस बांध लूँ जब तो तुम आगे चल सकती हो। रैनन को सब कुछ दिख रहा होता है। रैनन कहती है कि तुम तो हील्स पहन कर आई हो ना, तो फिर तुम शू लेसेस कैसे बांध रही हो। वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला। रैनन कहती है मैंने सुना था, मेरी आइज़ चली गई है, मुझे इसलिए सुनाई अच्छा देता है। जीजी कहती है कि मेरी हील्स की जो पट्टी है वो मैं बांध रही हूँ, तुम चलो आगे। यहाँ पर तो रैनन आगे की तरफ जा रही होती है उन्हें यकीन दिलाने के लिए। बस वो गिरने ही वाली थी, इतने में ही उसे हेनरी पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे सामने एक गटर है। हेनरी कहता है जीजी को, जाओ उसे यहाँ से लेकर जाओ और उसे सेफ रखना। रैनन कहती है कि उसे ब्लेम मत करो, वो तो बस बेचारी मुझे यहाँ पर रिलैक्स फील कराने के लिए लेकर आई थी। हेनरी कहता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और उसे अपने साथ ले जाता है। बाद में यहाँ पर जीजी कह रही होती है कि तुमने उसे पकड़ा क्यों। हेनरी कहता है कि वहाँ पर मैं उसे गिरते हुए देखता, तुम तो उसे स्टार्टिंग से ही टपकाना चाहते हो। हेनरी कहता है कि उसकी प्रॉपर्टी, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। जीजी कहती है कि मैं एक बार और चाहती हूँ, हम दूसरा मौका देंगे, उसका टेस्ट लेंगे कि वो ब्लाइंड है कि नहीं। फिर वो उसके कानों के पास जाकर कुछ बोलती है। ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता कि इनकी प्लानिंग क्या है। बाद में हेनरी तो उसके साथ था। जीजी कार ड्राइव करते हुए उसकी तरफ आ रही होती है। हेनरी वहाँ पास से चला जाता है। रैनन कहती है कि हस्बैंड कहाँ हो आप। जीजी उसकी तरफ कार लेकर आ रही होती है। यहाँ पर तो जीजी और हेनरी मिलकर उसके पास कार चलाते हुए आ रहे होते हैं। यहाँ पर रैनन भी कार के सामने खड़ी थी, वो नहीं हटती उन्हें बिलीव दिलाने के लिए। यहाँ पर जैसे ही वो उसके ऊपर चढ़ाने वाली थी जीजी, हेनरी साइड कर देता है हैंडल को। साइड तरफ तो उसकी मॉम जा रही होती है, उनका एक्सीडेंट हो गया होता है। हेनरी कहता है अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ तो तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। यहाँ पर रैनन भी ब्लाइंड बनते हुए आ जाती है, कहती है मॉम को क्या हुआ। यहाँ पर तो जानबूझकर वो उनकी मॉम के ऊपर स्टिक रख रही होती है। हेनरी कहता है कि तुम क्या कर रही हो। रैनन कहती है माफ़ करना, मैं देख नहीं सकती हूँ ना। इतने में ही मॉम उठ जाती है और कहती है कि बेटा तुम इतनी तेज कार क्यों चला रहे थे, क्या तुम्हें इस दुनिया से अलविदा कहना है। यहाँ पर रैनन अनजान बनते हुए कहती है कि यहाँ पर तो तुम मुझे टहलाने के लिए लेकर आई थी ना, आप दोनों कार में कैसे आए। हेनरी कहता है कि मैं जीजी को हॉस्पिटल ले जा रहा था, उसके पेट में पेन हो रहा है। यहाँ पर मॉम कहती है कि मेरा पोता। रैनन कहती है कि क्या तुम्हारे पेट में पेन इसलिए हो रहा है कि तुमने हाई हील्स पहने हैं। यहाँ पर तो मॉम तो जीजी को एक स्लैप चढ़ देती हैं और कहती हैं कि क्या तुम मेरे ग्रैंडसन को टपकाना चाहती हो। जीजी कहती है कि अब ये ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। घर जाकर हेनरी भी उसे एक स्लैप चढ़ देता है जीजी को और कहता है कि बस हमें 10 सेंटीमीटर की दूरी थी, तुम तो आज हमें मरवाने में ही तुली हुई थी। यहाँ पर जीजी को बेचारी को तो सब जगह से थपड़े ही चढ़ रहे थे। खैर ये बेचारी तो नहीं थी, कहती है मेरा ऐसा मतलब नहीं था। हेनरी तो यहाँ पर कई बार रिपीट करते हुए कहता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि वो नहीं देख सकती, नहीं देख सकती मतलब नहीं देख सकती ना। वो तो यहाँ पर फिर से जीजी कुछ कहने वाली थी। हेनरी कहता है कि क्या तुम्हें इस पर विश्वास है। वो कहते हैं ठीक है, मुझे यकीन हो गया है कि वो ब्लाइंड है, गुस्सा मत करो मेरे बैली में पल रहे बेबी के खातिर। अच्छा ठीक है पापा, मुझे माफ़ कर दो। इतने में ही वहाँ पास रैनन आ जाती है और कहती है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। हेनरी के तो यहाँ पर पसीने छूट रहे होते हैं। वो कहता है कि हल्के डरते हुए कि तुम कब आई। यहाँ पर सोच रहा था कि कहीं इसे हमारा सच तो पता नहीं चल गया। वो कहते हैं कि मेरे लॉयर ने अभी मुझे कॉल किया था कि
कंपनी का हैंड ओवर जल्दी ही पूरा हो जाएगा। हस्बैंड, क्या आप मेरी जल्दी कंपनी चलाने के लिए खुश हैं? आप उसके मालिक होंगे। हेनरी कहता है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, चिंता मत करो। यहाँ पर तो जीजी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। रैनन सोच रही थी कि अब तुम मेरे जाल में फंसने वाले हो। नेक्स्ट सीन में ये लोग रोमांस फरमा रहे होते हैं एक रूम में, और दूसरी तरफ जीजी कैमरे पे ये सारा कुछ देख रही होती है और एक पर्सन से बात करने के लिए आई हुई थी बाहर। यहाँ पर रैनन कहती है कि मैं एक सेरेमनी रखना चाहती हूँ हैंडओवर कंपनी के लिए, इसलिए आप लोग आइएगा। फिर वो लोग आ जाते हैं घर पर, उन्हें ले आई हुई थी। यहाँ पर तो उसकी सासू मॉम खड़ी हुई थी। रैनन कहती है कि ये मेरी सासू मॉम है। वहाँ पर सारे अंकल अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि मैं अंकल जांगू, और एक अंकल बताते हैं कि मैं अंकल वांगू। ये कई कंपनियों के डायरेक्टर हैं। यहाँ पर मॉम कहती है कि हेनरी के बारे में क्या? रैनन कहती है कि मैंने उससे कहा था, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया कि वो बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पर तो उसकी सासू मॉम उसके ऊपर चिल्लाती हुए कहती है कि तुम झूठ कैसे बोल सकती हो? वो अंकल कहते हैं तुम्हारा रवैया कैसा है रैनन के प्रति? यहाँ पर रैनन कहती है कि मेरी सासू मॉम मुझसे आमतौर पर ऐसे ही बात करती है, इसलिए मुझे इसकी आदत है। यहाँ पर तो मॉम उन अंकल लोगों से काफ़ी अच्छी तरीके से बात करने लग गई थी और उसे हेनरी के पास जाने से काफ़ी ज़्यादा रोक रही होती है रैनन को। वैसे रैनन को तो सब कुछ पता ही था पहले से कि ऊपर चल क्या रहा है, फिर भी वो अनजान बनते हुए ऊपर चले जाती है सबको लेकर, और ऊपर जाकर कहती है कि सरप्राइज। वो सारे मैनेजर लोग तो सब कुछ देख रहे थे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। रैनन कहती है कि अभी देखो मैंने किसे बुलाया है। हेनरी कहता है कि तुम सडनली वापस कैसे आ गई? वहाँ पास तो सभी लोग कहने लग गए थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और वो लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ है? रैनन अनजान बनते हुए कहती है कि अंकल क्या हुआ? अंकल कहते हैं कि ये जो तुम्हारा हस्बैंड है, जो तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से पेश आता है, वो तुम्हें चीट कर रहा है। यहाँ पर तो रैनन ऐसा फेस बना रही थी जैसे उसे सदमा ही लग गया हो। अंकल कहते हैं कि डोंट वरी बेटा, हम तुम्हारी मदद करेंगे इसे सबक सिखाने पर। हेनरी कहता है कि वाइफी मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम सोच रही हो, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। अंकल कहते हैं कि यहाँ पर तुम किसी और वुमेन के साथ हो और तुम यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए बात कर रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे घटिया इंसान हो। यहाँ पर तो हेनरी अपना पल्ला झाड़ रहा होता है और कहता है कि वाइफी ये सब मेरी गलती नहीं है, इसने मुझे सेड्यूस किया था, इसका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। रैनन कहती है कि कौन है ये फिर? हेनरी कहता है कि जीजी। रैनन कहती है जीजी वो तो प्रेग्नेंट थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं तुम उस बेबी के फादर हो? हेनरी कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अंकल कहते हैं कि तुम्हारा एक ऑलरेडी इलेजिटिमेट चाइल्ड है। फिर यहाँ पर दोनों अंकल मिलकर हेनरी को जो कूटते हैं, ये देखकर तो दिल को सुकून ही मिल गया था। और यहाँ पर रैनन मन ही मन मुस्कुरा रही थी। यहाँ पर उसकी फिर सासू माँ आ जाती है और कहती है कि कोई बाहरी पर्सन तुम्हारे हस्बैंड को कूट रहा है और तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो। रैनन कहती है कि तुमने मुझे चीट किया और जीओसी ग्रुप तुम जैसे विलन को तो मैं नहीं दे सकती। यहाँ पर हेनरी कहता है कि वाइफी मेरे ऊपर बिलीव करो, मैं बहुत डर गया था, मुझ पर भरोसा करो। यहाँ पर मिनी आकर कहती है कि मेरे ब्रदर ने बस थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इस बार उसे माफ़ कर दो, ये सारा फॉल्ट जीजी का है। जीजी कहती है कि मुझे जाने दो। हेनरी तो उसका हाथ पकड़कर कह रहा होता है कि इसने मुझे सेड्यूस किया है। यहाँ पर तो जीजी भी कहने लग गई थी कि अब तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे पहले जीजी कुछ ज़्यादा बोल पाती, हेनरी चुप रहो कहकर उसके एक थपड़ा जड़ देता है और रैनन को मनाने लग गया था कि मुझ पर बिलीव करो, मुझे माफ़ कर दो। ये लोग तो ऐसे मनाते जा रहे थे, तभी अंकल लोग तो नहीं मान रहे होते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहे थे। तभी मॉम कहती है कि ये हमारा फैमिली अफेयर है, आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और इंटरफियर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तभी रैनन वहाँ से जाने लगी थी और हेनरी उसका हाथ पकड़ता है, जिससे उसकी सारी फाइल वगैरह जो थी वो गिर गई थी। हेनरी उस फाइल को उठा लेता है जो रैनन उसे कंपनी ट्रांसफ़र करने के लिए बोल रही थी। आई थिंक ये वही फाइल थी। हेनरी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि ये सब कुछ मेरे नाम पर हो गया है।
यहाँ पर हेनरी कहता है कि जब मेरे नाम पर कंपनी आ ही गई है तो मैं अभी अब नाटक कर करके थक चुका था, अब मैं प्रेटेंड करना बंद कर दूंगा। और सच्चाई उगलते हुए कहता है कि मैं शुरू से ही तुम्हारे साथ पैसों के लिए था, पैसों के लिए था। अंकल कहते कि ज़्यादा दूर मत जाओ तुम, अगर तुम्हें कंपनी मिल भी जाती है तो भी क्या होगा, हमारे कंपनी के डायरेक्टर तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे। हेनरी कहता है तो क्या हुआ, अगर आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते, अब जो कि मेरे हाथों में कंपनी आ गई है तो आप अपनी कंपनी को डूबते हुए तो नहीं देख सकते। मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि मेरे लिए इस पर आप थोड़ा सा सोचें। एक तरफ ओल्ड चेयरमैन की डॉटर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ मैं हूँ जिसके पास पूरी ऑनरशिप आ गई है। रैनन कहती है कि आप लोग को मेरा साथ देना चाहिए क्योंकि आप मेरे फादर के सबसे अच्छे फ्रेंड हैं। यहाँ पर अंकल लोग भी अपना फ़ायदा देखते हुए मानने लग गए थे। ये पूरी फैमिली तो फिर रैनन के सिर पर चढ़कर नाचने लग गई थी और कहती है कि क्या तुम सोचती होगी हम तुम्हारी सेवा क्यों ही करेंगे। मैंने कहते कि हर महीने 3 मिलियन जो है पॉकेट मनी मिलती थी, इसलिए तुम्हारी सेवा कर लेते थे, और वैसे भी ये 3 मिलियन से कौन सा किसी का पेट भर जाएगा, इतने से पैसे हैं ये। रैनन कहते कि तुम लोग बहुत ज़्यादा लालची हो। और यहाँ पर वो लोग उससे एक फाइल पर साइन कराने लग गए थे और कहते हैं कि इसमें साफ साफ है कि मैं ब्लाइंड हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और हेनरी कहता है कि मैं तुम्हारे रहने खाने के लिए थोड़ा सा पैसा तो मैं छोड़ दूंगा। रैनन कहती है कि मैं तो देख नहीं सकती, तो मैं कैसे जानूँ कि तुमने ये सब कुछ सच में लिखा है। यहाँ पर रैनन कहती है कि अंकल जांग मैं आपसे कुछ नहीं पूछना चाहती, बस मैं ये चाहती हूँ कि क्या इस डिवोर्स एग्रीमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स है या नहीं है। इस डिवोर्स एग्रीमेंट में पूरी तरीके से प्रॉब्लम थी, लेकिन अंकल जो जांग थे वो हेनरी की तरफ देखकर मान जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर रैनन कहती है कि जो कि अंकल जांग और जाओ ने कह दिया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं बिना संदेह इस पर साइन कर दूंगी। बस वो साइन करने वाली थी और डिवोर्स एग्रीमेंट को फेंक कर तुरंत ही हेनरी को एक स्लैप जड़ देती है और कहती है कि अच्छा मजाक था। हेनरी कहता है कि क्या तुम देख सकती हो। जीजी कहती है कि तुम ब्लाइंड नहीं हो। हेनरी कहता है कि मैं तुम्हें डेली मेडिसिन लेते हुए देखता था, तुम ब्लाइंड होने का नाटक कर रही थी। अंकल कहते हैं कि क्या तुम ब्लाइंड होने का नाटक कर रही थी। रैनन कहती है कि अगर मैं नाटक नहीं करती तो फिर आप लोगों का फेस कैसे देख सकती, मेरी नाक के नीचे आप लोग सब कोई उसके अंडर में चले गए थे। हेनरी कहता है कि तुम देख सकती हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी तो मेरे अंडर पर आ चुकी है। अंकल कहते हैं कि परेशान मत हो। रैनन कहती है कि मैं तो तुम लोगों के बारे में भूल ही गई थी। अंकल कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की। जब मेरे फादर जिंदा थे तो उन्होंने सब कुछ मेरे नाम पर सौंप दिया था और सारे शेयर आपको 10% दे दिए थे। मुझे होप है कि आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। तो क्या आप लोग मुझे इस तरह बचा रहे थे। अंकल कहते हैं कि हम आपकी मैनेज कंपनी की हेल्प करेंगे तो आपको भी हमारा थैंक यू करना चाहिए। यहाँ पर रैन डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। हेनरी कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो और तुमने इस पर साइन कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एक पैनी भी दूंगा। यहाँ पर रैनन किसी को कॉल करती है और कहती है कि जोलो जल्दी मेरे घर आओ। फिर यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब रैनन जोलो से बात कर रही होती है। यहाँ पर तो जोलो ने पहले ही रैनन को बता दिया होता है कि अंकल जो लोग हैं वो उसकी कंपनी पे घोटाला कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे का घोटाला कर रखा है इन्होंने। उसे तो पहले से ही पता था एक ना एक दिन ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, इसलिए वो पहले से ही रेडी थी। यहाँ पर जोलो भी आ गया होता है। रैनन कहती है कि आप वर्तमान में हमारी जो कंपनी है उसके बारे में इंट्रोडक्शन इनको दें। जोलो कहता है कि जियांग ग्रुप की बैंक बैलेंस 0 है, ऊपर से उसके ऊपर 78.30 मिलियन का बाहरी ऋण भी है। क्या तुम इसको अफोर्ड करने की तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है। रैनन कहती है कि हस्बैंड डोंट वरी, क्या ये जो अंकल हैं वो तुम्हारे साथ है ना। अंकल कहने लगते हैं इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। एक अंकल तो कहने लगते हैं कि तुम तो कभी कंपनी भी नहीं आई हो। ओह गॉड, इम्पॉसिबल काम है ये, लगता है तुम सिर्फ हमें डरा रही हो। हेनरी कहता है कि तुम तो जब तक घर पे रहती थी तो तुमने ये सारा कुछ काम कैसे कर लिया। रैनन कहती है कि जब तुम्हारा जीजी के साथ अफेयर था तब तुम्हें पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। खैर यहाँ पर रैनन के सासू मॉम तो झूठ समझ रही होती, कहती हैं कि ये 3rd क्लास एक्टर तुमने कहाँ से ढूंढ लाया। खैर ये लोग तो झूठ समझकर हंसे जा रहे थे
यहाँ पर तो हैंजी डींगे हाँकते हुए कहता है कि मैं तो बस अभी डर ही गया था, लेकिन अफसोस की बात है कि तुमने बस ये सारा कुछ नाटक था। इतने में ही हैंजी को कॉल आती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ ग्रुप जो है बैंकरप्ट हो गया है। जोरू कहता है कि हैंजी, लगता है तुमने बिलीव करना बंद कर दिया है। हैंजी के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी और रैनन के पैरों पर पड़कर उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि वाइफी मुझे जाने दो प्लीज़। और यहाँ पर भी सासू मॉम जो है इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए आ गई होती है। कहती हैं कि तुम जानती हो ना कि हम तुम्हारे साथ पूरे 2 साल से एक परिवार की तरह रहे हैं, इस खातिर प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। और ये सभी लोग माफ़ी मांग रहे होते हैं। खैर रैनन के ऊपर इसका तो एक भी असर नहीं पड़ता। यहाँ पर अंकल भी कहने लग गए थे कि हमें माफ़ कर दो, लेकिन यहाँ पर रैनन साफ कर देती है कि मैं तुम लोगों को माफ़ नहीं कर सकती। अंकल कहते हैं कि इतना घमंडी मत बनो। रैनन कहती है कि मैंने तुमको मौका दिया था, जब उसने तुम्हें अपने साइड लेने के लिए किया था तो तुमने मुझे नहीं चूज़ किया। तुम लोगों ने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा। दूसरी बार तुमने डिवोर्स के जो एग्रीमेंट थे वो भी सही पढ़कर नहीं बताए। यहाँ पर वो उनके काला चिट्ठा जो है दिखाती है अंकल को कि तुम लोगों ने कितना ज़्यादा पैसा घोटाला किया है, और ये सारे घोटाले के सबूत मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को सौंप दिए हैं। अंकल्स, क्या आप सच में अपने घर नहीं जाना चाहते? फिर वो अंकल तो वहाँ से जल्दी ही खिसक लेते हैं। अब यहाँ पर हैंजी और उसकी फैमिली की बारी आई थी। यहाँ पर वो हैंजी को दिखाती है कि तुमने कितना ज़्यादा पैसा बर्बाद किया है। यहाँ पर अब वो हैंजी की तरफ देख रही होती है। हैंजी कहता है कि मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो, मैंने कोई घोटाला नहीं किया है। फिर यहाँ पर वो उसे सबूत दिखाती है जहाँ पर उसने काफ़ी सारे घोटाले कर रखे थे और यहाँ पर काफ़ी सारे पैसे यूज़ किए थे। उसकी मॉम कहती है कि तुमने इतने सारे पैसे कहाँ यूज़ करे, और मैंने भी पूछ रही होती है। रैनन कहती है कि बताओ तुम्हारा पैसा कहाँ गया है। मॉम कहती है कि बोलो भी। हैंजी कहता है कि एक्चुअल में मैं बेट हार गया था। मैंने कहती है कि ब्रदर तुम गैम्बलिंग कैसे खेल सकते हो। यहाँ पर हैंजी कहता है कि मैं यहाँ पर जीजी की वजह से खेला था, ये वही थी जिसने मुझे खेलने दिया। जीजी कहती है कि तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो, सारे पैसे तो तुमने खुद नहीं लगाए थे। यहाँ पर तो हैंजी पगला रहा होता है कि वो क्या करना चाहता था और क्या हो गया है। अब यहाँ पर वो जीजी की क्लास लेने लग गई थी। कहती है कि क्या तुम्हें प्रूफ है कि तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिला है। जीजी कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। वो कहती है जहाँ पर तुम बार में बेट लगाते थे वो बार जीजी का ही था। हैंजी कहता है कि तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रही थी। यहाँ पर तो सासू मम जीजी का गला ही दबाने लग गई थी। खैर इन द एंड यहाँ पर ऐसी बकवास चलती है। कहते हैं कि तुमने वाकई में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है धोखाधड़ी में। यहाँ पर पता चलता है कि जीजी सासू मम को तो सच में टपकाना चाहती है, इसलिए सासू मम तो उसके एक स्लैब चढ़ देती है। अब जीजी भी कौन से रुकने वाली थी, वो तो उनका गला ही पकड़ ली होती है। कहती है कि बुढ़िया तेरी इतनी हिम्मत मुझे मारने की। यहाँ पर गुस्से के मारे हैंजी जीजी को नाइफ से टपकाने वाला था। रैनन कहती है कि डोंट वरी, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन सोचो तुम्हारे आसपास के लोग क्या कहेंगे। वो तो इतना कहकर वहाँ से चले जाती है बाहर, और आगे की बकवास वो क्या ही देखती। फिर बाहर आकर कहती है कि मैं अपने पास्ट को भुलाना चाहती हूँ, एक न्यू लाइफ की स्टार्टिंग करना चाहती हूँ। जूलो कहता है कि मिस आप किस बारे में बात कर रही है। वो कहती है सब कुछ ख़त्म हो गया और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो काफ़ी खुश भी दिख रही होती है। इसी के साथ हमारी इस मूवी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ बस जल्दी एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।